बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, अब जो है हम पार्ट टू यानी ओलिगोसेकेराइड को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर आपको मोनोसेकेराइड कंप्लीट करवा दिया था। अच्छा देखो बेटा, ओलिगोसेकेराइड में आपको जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले ही बता दी थी कि भाई ये हमारे पास कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। और जैसे जैसे मोनोसेकेराइड्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाती है, सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज़ होती जाती है। और सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्वीटनेस का, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी स्वीटनेस भी कम होती जाएगी। और अब एक चीज़ बेटा, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओलिगोसेकेराइड होता है वो होता है डाइसेकेराइड। क्योंकि बेटा देखो, एक मोनोसेकेराइड है, दूसरा मोनोसेकेराइड है, वो जुड़ता है कंडेंसेशन के ज़रिए से। इसी तरीके से कंडेंसेशन होती रहती है और मोनोसेकेराइड जुड़ता रहता है। सही है। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास पाए जाने वाला ओलिगोसेकेराइड होता है वो है डाइसेकेराइड, यानी 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर जो बना होता है। अच्छा, अब ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि ये सारे के सारे जो है ना ये सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं सिवाय एक के, दैट इज सक्रोज। अच्छा जी। तो बेटा देखो, कंडेंसेशन कैसे होती है कि लेट्स से कि ये एक मोनोसेकेराइड है और ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, दोनों कंबाइन होंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, ये आप थ्योरेटिकली तो नहीं पढ़ रहे, आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, तो आपको बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। सही। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे फाइनली हमारे पास डाइसेकेराइड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज C12H22 एंड O11। तो बेटा हम कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे शो किए, जैसे कि आपके पास है सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सक्रोज कैसे बनता है बेटा? एक अल्फा ग्लूकोज, अब अल्फा बीटा ये मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट कार्बन पे OH जो है वो ऊपर लगा हुआ है तो बीटा ग्लूकोज है, और अगर नीचे लगा हुआ है तो अल्फा ग्लूकोज है। इसी तरह से फ्रक्टोज के लिए भी, इसी तरह से जो है गैलेक्टोज के लिए भी। तो बेटा अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये दोनों कंबाइन होते हैं। अब कंडेंसेशन आपको पता है कि एक OH, एक तरफ से OH निकलता है और दूसरी तरफ से H निकलता है और बॉन्ड बन जाता है और OH और H मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऑब्वियसली ये ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है। अब आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे देखो, जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड दे विल फॉर्म सक्रोज। सही है। अब ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है बेटा? ये एक्चुअल में है कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। ये है कोवेलेंट बॉन्ड जो कि बन जाता, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई लेट्स सपोज कि ये आपका ग्लूकोज है, यहाँ से एक OH निकला और ये फ्रक्टोज था, यहाँ से एक निकला, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है इट्स लाइक वो इसको भी होल्ड करता है और इसको भी होल्ड करता है। सही है। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। तो एक चीज़ याद रखना बेटा यहाँ से रिलेटेड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों शुगर के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, जस्ट लाइक दिस। सही है। तो ये याद रखना बस जहन में। अच्छा जी। तो बेटा इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम क्या होता है? देखो, जिसका C1 यूज होता है हम उसी की चेन का नाम लिख देंगे। आपको पता है कि अल्फा ग्लूकोज था तो हम लिखते हैं अल्फा 1 2, अल्फा 1 यानी क्योंकि ग्लूकोज का अल्फा 1 और फ्रक्टोज यानी 2 C2, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है। इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। बाकी सक्रोज आप पढ़ लेना कि भाई सक्रोज जो है फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, केन शुगर इसको खास तौर पे कहा जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर, और खास हम इसको खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है टेबल शुगर कहलाता है। फिर उसके बाद बेटा माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? एक अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज, दे विल कंबाइन विद ईच अदर, दे कंडेंस टू ईच अदर एंड फॉर्म ग्लूकोज। और इनके दरमियान, अब 2 ग्लूकोज है, इनके दरमियान जो लिंकेज बन, अब देखो एक फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज वाज कीटोन शुगर, और दूसरी चीज़ ये थी फ्रक्टोज में फ्यूरानोज रिंग बन रहा था, तो उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी थी कि उसके दरमियान 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बन सकता था। अब बाकी ग्लूकोज ग्लूकोज एक जैसे हैं, तो इन दोनों के बीच में अल्फा 1 4 लिंकेज बनता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखो भाई, ये लेट सपोज कि एक ग्लूकोज है और ये दूसरा ग्लूकोज है। तो बेटा देखो, इसका कार्बन नंबर 1 2 3
4 5 एंड छठा कार्बन रिंग से बाहर होता है। इसका कार्बन नंबर 1 2, तो देखो 1 इसका ये रहा, अब देख रहे हो ना, 1 इसका ये और 4 इसका ये, तो 1 और 4 के दरमियान लिंकेज बनेगा ये, तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जितने भी पायरानोज रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन सबके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो 1,4 लिंकेज होता है, सही। और अगर एक पायरानोज एक फ्यूरानोज में जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये 1,2 लिंकेज होता है। सेम उसी तरह से अब माल्टोज का आपको पता है कि माल्टोज जो है इट्स ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर। हम स्टार्च से भी माल्टोज बनाते हैं उसको हाइड्रोलाइज करके, तो उस प्रोसेस को हम माल्टिंग का नाम देते हैं। अब फिर बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज ये मिलेंगे तो हमारे पास लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। तो इसके दरमियान भी क्योंकि दोनों बीटा बीटा स्ट्रक्चर है तो ये कहलाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है बेटा हमारे पास पॉलीसेकेराइड। देखो पॉलीसेकेराइड में आपको बता दिया था कि इनसॉल्युबल होता है, सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, और दूसरी चीज़ जो है ये हमारे पास कम से कम इसके अंदर 11 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो बेटा दो किस्म के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है, एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होंगे ना, ये आपके क्या होंगे, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे एक ही जैसे होंगे, सेम मोनोसेकेराइड होंगे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट होंगे, कोई बीच में दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है और एनीथिंग भी लाइक दैट। तो बेटा होमोपॉलीसेकेराइड जो होता है ये इसके अंदर हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे पास एगर और पैक्टिन आ जाता है। अच्छा जी, फिर आ जाता है बेटा इसके अंदर हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है, किसकी पहली एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड की, वो है स्टार्च। स्टार्च जो होता है बेटा प्लांट का फूड रिजर्वियर होता है, प्लांट फूड स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, सही है। स्टार्च बना हुआ होता है अल्फा ग्लूकोज से। दो फॉर्म में स्टार्च होता है, एक अमाइलोज होता है जो कि स्ट्रेट चेन होती है, सॉल्युबल होता है वो हॉट वाटर में, ऐसा नहीं है कि वाटर में डालोगे सॉल्युबल, हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इसके अंदर क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो उसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और दूसरा होता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन जो कि एक ब्रांच चेन है जो कि इनसॉल्युबल होता है किसी भी हाल में, और इसकी जो ब्रांचिंग निकलती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा अमाइलोज है ना, वो तो ऐसे स्ट्रेट चेन है सीधी, तो ये स्ट्रेट चेन है, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज बन रहा है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ब्रांच निकल जाए, अब इन दोनों के बीच में जो आपका लिंकेज होगा वो होगा अल्फा 1,6, सही है। तो ये होता है, तो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग के वक्त अल्फा 1,6 और जो उसकी चेन होती है उसमें अल्फा 1,4 ही होता है, सही है। अच्छा ये होता है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जिस तरह से प्लांट में स्टार्च रिजर्व होता है उसी तरह से एनिमल्स में ग्लाइकोजन रिजर्व होता है, जिसकी वजह से इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये इसके अंदर कोई स्ट्रेट चेन नहीं होती, सिर्फ ब्रांच चेन होती है अमाइलोपेक्टिन की तरह, लेकिन इसकी ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा होती है। जितनी ब्रांचिंग स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन में नहीं होती उससे ज़्यादा ब्रांचिंग ग्लाइकोजन के अमाइलोपेक्टिन में होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट इनसॉल्युबल ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड। अच्छा भाई, ये स्टोर कहाँ होता है, हमारे लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। अच्छा जी, फिर आता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है ना बेटा ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रक्चरल है, यानी ये कोई फंक्शन एनर्जी या स्टोरेज इस पर्पज के लिए यूज नहीं होता, बट ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, सही है। तो सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, स्ट्रक्चरल है। अब एक क्वेश्चन भी आया था बेटा, एक एमसीक्यूज आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, और उसके अंदर फिर ऑप्शन में जो है मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आते, लेकिन एक स्टार्च का ऑप्शन था, ग्लाइकोजन का था और एक सेल्यूलोज का था। आंसर उसका सेल्यूलोज ही था, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बेटा ये बनता है बीटा ग्लूकोज से। बीटा, अच्छा एक चीज़ और, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है उसमें सबसे, इवन के कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट का तो मोस्ट अबंडेंट है ही है, लेकिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो सेल्यूलोज ही होता है। अच्छा जी, तो बीटा ग्लूकोज से ये मिलकर बनता है और इसमें जो लिंकेज बनेगी वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, स्ट्रेट चेन होती है इसकी,
इसकी कभी भी ब्रांच चेंज नहीं होती। उसके बाद काइटिन, काइटिन इज अनदर स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, काइटिन भी स्ट्रक्चरल है। तो खासतौर पे जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर जो बन रही होती है वो काइटिन की वजह से बनती है। अब काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, सही है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास बीटा ग्लूकोज होता है और इसके अंदर भी लिंकेज भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ये तो सेल्यूलोज जैसा ही हुआ, लेकिन इसके अंदर एक और ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, दैट इज एन एसिटाइल ग्रुप, जिसकी वजह से ये फिर बन जाता है ग्लूकोज और एन एसिटाइल ग्लूकोज बन जाते मिलते हैं, तो ये बनता है बीटा ग्लूकोज एन एसिटाइल अमाइन, सही है। या फिर हम इसको कहते हैं एक और इसका नाम देते हैं बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, हम इसको जो है ये भी कह सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये अगर आप, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो कि दिस, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन और ऑप्शन में दिस 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 ये लिखा हो, तो सही हो, क्या है वो, काइटिन है। सही है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।